सर, सुबोध की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कल बॉडी मिलने के 24 घंटे पहले ही सुबोध की गला घोंट कर हत्या कर दी गई थी। यानी रमा के पास उसका कॉल आने के करीब 4 घंटे बाद। हाँ सर, और सर बॉडी पर खरोंच के निशान भी मिले हैं। रमा ने बताया था कि दोनों भाई एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। हो सकता है हत्या से पहले दोनों भाइयों के बीच में हाथापाई हुई होगी। लेकिन अनिल का सुबोध की लाश को उस कार्टून बॉक्स में रख के भाग जाना कुछ अजीब नहीं लगता? 3212S और 5H, उस फार्म हाउस में ऐसे दूसरे कार्टून बॉक्स भी नहीं थे। पता चला वो जगह किसकी है? हाँ सर, वो जगह किसी मनोहर नाम के आदमी की है और इस मनोहर का ऑफिस यहीं झोटवाड़ा में है। डोमेस्टिक जॉब एजेंसी है उसकी। चलो फिर इस मनोहर से भी मिलते हैं। हाँ, अनिल को मैंने अपने फार्म हाउस पर रहने की इजाजत दी थी। वहाँ जब डेड बॉडी मिलने की खबर मिली उस समय मैं झालावाड़ में था। आप अनिल को कैसे जानते हैं? अनिल जिस रेस्टोरेंट में वेटर था वहाँ मैं अक्सर डिनर के लिए जाया करता था। अभी कुछ दिनों पहले वो मेरे पास आया था, कह रहा था कि उसे नौकरी की सख्त जरूरत है। साहब, ये एहसान कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं तुझे थोड़े दिनों में बताता हूँ। आपके फार्म हाउस पे क्या नौकरी करता था वो वहाँ नौकरी नहीं कर रहा था, सिर्फ ठहरा हुआ था। वो अपनी बेटी के साथ आया था, कह रहा था कि उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो मुझे इस पर दया आ गई। जब तक तेरी नौकरी का इंतजाम नहीं हो जाता ना, तू जाकर मेरे फार्म हाउस पे रह ले। बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी। हाँ ठीक है ठीक है। और जब तक मैं उसके लिए नौकरी ढूंढता, मुझे उसके कांड के बारे में पता चला। फिर तो आप सुबोध को भी जानते होंगे? सुबोध? हाँ, अनिल का भाई। वो भी तो जयपुर जाकर रेस्टोरेंट में वेटर था अनिल के साथ। उससे भी मैं वहीं मिला था। कुछ दिनों पहले उसका भी फोन आया था नौकरी मांगने के लिए। फिर आपने क्या कहा? मैंने उसे भाव ही नहीं दिया। ये अनिल जितना सीधा लगता था, ये सुबोध उतना ही चालाक था, इसलिए मैंने उसे टाल दिया। लेकिन मैं तो खुद हैरान हूं ये सोचकर कि अनिल ने सुबोध का मर्डर कर दिया। आपने सुबोध को बताया था कि अनिल आपके फार्म हाउस पे रुका हुआ है? हाँ, उसने बातों बातों में मुझसे पूछा था अनिल के बारे में, तो मैंने बता दिया। कब फोन आया था उसका? 4 दिन पहले, बुधवार को। सुबोध की लाश हमें इस कार्टून बॉक्स में मिली। आप बता सकते हैं ये कार्टून बॉक्स किस चीज का है और इस पे जो लिखा है उसका क्या मतलब? मुझे नहीं पता साहब। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कार्टून बॉक्स फार्म हाउस पर पहले से था। अनिल ही लाया होगा सर इसे। सर, सुबोध ने 4 दिन पहले यानी बुधवार के दिन ही रमा को फोन किया था, जिसके बाद रमा हमसे मिली थी। रमा का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से अनिल काफी हिंसक हो गया था, एकदम साइको की तरह बर्ताव कर रहा था। अनिल के साथ उसकी बेटी भी है। इससे पहले कि उसके पागलपन का शिकार उसकी बेटी या कोई और बने, हमें अनिल को पकड़ना होगा। उसे ढूंढने का काम तेज कर दो। ओके सर। और उस कार्टून बॉक्स के बारे में भी पता लगाओ। मुझे लगता है कि सुबोध के मर्डर में इस बॉक्स का कोई ना कोई लिंक जरूर है। पता करो कि 3212S और 5H ये कोई कोड वर्ड है या कोई और रहस्य। सर। और इस मनोहर के बारे में भी छानबीन करो, कहीं जॉब एजेंसी की आड़ में कोई इलीगल धंधा तो नहीं करता है? जी सर। बापू से बताओ ना ये कौन सी जगह है? बोलो ना, हम आपके पास कब जाएंगे? ये के लीला रची राम जी, मारी लाडो ने के जवाब दूं? राम जी की लीला? बापू साहब राम लीला देखने जा रहे हैं? हाँ मारी लाडो, जे जिंदगी राम जी की लीला ही समझ। मैं भी बजरंग बली बन के निकला हूँ संजीवनी बूटी तलाशने। बापू साहब मुझे बजरंग बली बहुत अच्छे लगते हैं। यही सोच ले बेटा, ये धरती रामलीला का मंच है और तेरा बाप बजरंग बली बन के संजीवनी बूटी तलाशने निकला है, लेकिन ढो रहा है पत्थर। बापू साहब हम लोग यहाँ पर रामलीला खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। जय बजरंग बली। ये लंका है लंका, यहाँ रावण सेना के लोग घूम रहे हैं। अगर इस तरह से बोलेगी तो बंदी बना लेंगे। हाँ बापू साहब। गांव से शहर का रुख करने वाला एक किसान आज एक खाना बदोश की तरह भटक रहा था और उसके साथ उसकी बेटी भी, जो कभी गांव से नौकरी की तलाश में निकला था। आज पुलिस उसे हत्यारा मानकर तलाश रही थी। अपने हालात को कोसता हुआ अनिल अब कहां आ पहुंचा था? क्या वो वाकई पुलिस से भाग रहा था या वो खुद किसी की कैद में था? ऐसी कौन सी जगह मौजूद था वो जिसे वो लंका की संज्ञा दे रहा था? नहीं साहब, मैं ये नहीं मान सकूं कि मारो अनिल सुबोध ने मार सके। लेकिन हमें सुबोध की बॉडी उसी जगह से बरामद हुई जहां अनिल आपकी पोती के साथ रहता था। साहब, एक भाई ने क्या मार सके? वो भी मारो अनिल जैसा बेटो।
वो शांत बैठो तो साहब। फिर आपको क्या लगता है सुबोध की हत्या किसने की होगी? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती साहब। आपकी बहू रमा, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? साहब वो बड़ी महत्वाकांक्षी थी, गरीब होते हुए भी घर की सारी सुख सुविधा चाहती थी। मारे मरवाने के यहाँ जयपुर में ले आए हो साहब। रमा ने हमको बताया कि अनिल को लगता था कि रमा का अपने देवर सुबोध के साथ गलत रिश्ता था। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? साहब मारो बेटो दे दो साहब, मारो बेटो दे दो साहब, मारो बेटो। हवलदार जी सर, पेपर वर्क कंप्लीट करके बॉडी मासा के सुपुर्द कर दो। आइए मसा। मनोहर का बयान, अनिल की उस फार्म हाउस पे उपस्थित थी, सुबोध की लाश का वहां से मिलना, उस पर रमा का अनिल की मानसिक हालत का बखान, अनिल का शक सुबोध से उसके झगड़े की वजह का खुलासा। इन सब बातों से तो यही लगता है कि अनिल ने ही सुबोध की हत्या की है। लेकिन ये सारे समीकरण सिर्फ रमा का नजरिया है। अब सवाल ये उठता है कि रमा सच कह रही है या झूठ। मीना, रमा का उस रसिया राजेश के ऊपर विश्वास करके उसके साथ रहना, यह भी गड़बड़ लगता है। इस सारे केस को समझने से पहले हमें रमा के चरित्र को समझना होगा। सुबोध ने अपने जिस नए नंबर से रमा को कॉल किया था, उसकी कॉल डिटेल्स और फोन लोकेशंस का पता लगाओ, और राजेश के रेस्टोरेंट से चोरी हुए 10,000 रुपयों की कहानी का भी, क्योंकि हो यह भी सकता है कि ये सारी कहानी राजेश बना रहा हो और वो रमा को मजबूर कर रहा हो। सर, सोने का हिरन सिर्फ एक छलावा था, और उस छलावे का सहारा लेकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। फिर सीता जी की खोज में राम जी जंगल जंगल भटकने लगे। जैसे माँ की खोज में भटक रहे। बोलो ना बापू साहब, हमको माँ कब मिलेगी? बापू साहब खून। नहीं नहीं, ये खून थोड़ी है, ये तो रंग है, लाल रंग। नहीं बापू साहब, एक खून है। अरे ये लाल रंग है, देख कहीं मुझे दर्द हो रहा है, देख देख। मैंने तुझे बताया था ना, ये रामलीला का मंच है और मैं हूँ बजरंगबली। ये देख, जय हनुमान। अब ये बजरंगबली इस लंका में आग लगा देगा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। बापू साहब देखो रावण सेना। सर, सुबोध और अनिल को नौकरी से निकालने के बाद सुबोध का नया नंबर और राजेश के फोन की लोकेशन कई दफा साथ साथ अलग अलग जगहों में पाई गई थी। इन लोकेशंस में राजेश के रेस्टोरेंट की लोकेशन भी है? नहीं सर, राजेश के रेस्टोरेंट की लोकेशन नहीं है। ये लोकेशंस है मानसरोवर, सोडाला और चांदपुर, जबकि राजेश का रेस्टोरेंट तो शामनगर में है। इसका मतलब राजेश अपने रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक मामूली से वेटर से रेस्टोरेंट के बाहर इन लोकेशंस में मिल रहा था, जिसे उसने चोरी के इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया था। सर, ऐसा भी हो सकता है कि राजेश ने अनिल के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा हो। इन लोकेशंस पे सर्च करो और जानने की कोशिश करो कि इन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। ओके सर। सर, सुबोध और अनिल को नौकरी से निकाले जाने के 3 दिन बाद की है फुटेज, जबकि रमा बता रही थी कि जिस दिन दोनों भाइयों को नौकरी से निकाला गया था, उस वक्त दोनों भाइयों में खूब झगड़ा हुआ था, और अनिल ने तो सुबोध के साथ रिश्ता रखने का लांछन भी लगाया था रमा पर। ये औरत तो सच में तिरचरित निकली। सुबोध ने जरूर चोरी के पैसों से रमा को ये मोबाइल खरीदवाया होगा। सर, अभी के अभी रमा को अरेस्ट करके लाता हूँ। नहीं, पहले राजेश को लेकर आओ। अब तक हमें लग रहा था कि राजेश रमा को मजबूर करके झूठी कहानी बनवा रहा है, लेकिन अब कहानी कुछ और है, जिसमें राजेश के रसिया स्वभाव का रमा फायदा उठाते हुए नजर आ रही है। अरे सर, मेरी डायरी। डायरी ना, तुझे भी लेके जाएंगे, चल। अरे सर, पर सर लेकिन हुआ क्या? अरे सर, बात तो सुनिए एक बार। हाँ सर, रमा अक्सर मेरा मोबाइल यूज किया करती थी। तेरा मोबाइल ही नहीं, वो तुझे भी यूज किया करती थी। मैं समझा नहीं सर। ये बता कि अनिल वाकई मेघा को लेके भाग गया या कहानी कुछ और ही है? नहीं सर, वो सच में मेघा को लेकर भाग गया था। और अनिल के शक में कितनी सच्चाई है कि रमा के साथ तेरा भी गुटरगुन चल रहा है? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। देख, जो भी है सच सच बोल दे।
तू तो रमा के प्यार में गूंगा हो गया है। पर रजिया बाबू, रमा तुझसे प्यार नहीं करती, तुझे बावली बूच बना रही है। मीणा, हाँ सर, दिखाओ। ये फिल्म तब की है जब रमा अनिल के साथ तेरे घर पे रहती थी। क्या तेरे सामने भी सुबोध से ऐसे ही मिला करती थी? क्या सुबोध तेरे घर भी आया करता था? नहीं सर, वो कभी ना कभी मेरे घर नहीं आया। इतना गुस्सा सुबोध के लिए? तैने ही तो नहीं मार डाला उसे? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। हाँ, जलन की वजह से, क्योंकि तू एक बदचलन औरत से प्यार करने की भूल कर बैठा था, है ना? देख, सीधे सीधे बता दे कि रमा के साथ मिलकर क्या माया जाल रचाया तूने। सर, ये सारा माया जाल रमा का रचाया है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने उस बदचलन औरत से प्यार किया और वो सुबोध के साथ। अनिल और सुबोध को नौकरी से निकालने के बाद रमा मेरे पास आई। उसने तब सिर्फ अनिल को नौकरी वापस देने की बात नहीं की, बल्कि वो खुद भी नौकरी करना चाहती थी। इसलिए मैंने उन दोनों को अपने घर पर नौकरी दे दी और रहने की जगह भी। इसीलिए ही ना कि तू रमा के साथ। सर, तब तो ये ख्याल मेरे दिमाग के अंदर ही थे, लेकिन इन ख्यालों को हवा रमा ने खुद दी। अनिल नहीं चाहता था कि मैं रमा से बातचीत करूं, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कह पाता था। ये कर रहे हो, हटो ना आप भी ना। तुम, मैंने लगा आप होगे, लेकिन ये तो मेरे सोड़े में काम कर रही थी। मैंने ना पता ये सब के, मैंने ना पता हो। सर, रमा ने बड़ी चालाकी से अनिल को बुद्धू बना दिया। उसके बाद अनिल ने मेरा घर छोड़ने का मन बना लिया। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बाहर जाऊंगा, कुछ और करूंगा, पैसा कमाऊंगा और बहुत जल्दी आपका पैसा लौटा दूंगा। चल रहा मैं यहाँ से। हाँ, मुझे लगा रमा और मेरी प्रेम कहानी खत्म, लेकिन उसी दिन रमा मेरे पास आई और बोली, ये मैंने बस अड्डे पे अकेला छोड़ के चले गए और मेघा ने भी साथ ले गए। वो तो तुम दोनों को साथ लेकर गांव के लिए निकला था। ना, ये हमारे से बदला लेना चाहते थे, इसीलिए इन्हें यकीन था कि आपके और मेरे बीच में रिश्ता है। मैंने इस अनजान शहर में अकेले छोड़ गए। किसी तरह से मैं आपके घर का पता ढूंढती आई हूँ। और रमा को मैंने अपने साथ रख लिया। मैं उसे अपनी बीवी की तरह साथ रख रहा था, लेकिन अनिल रमा और मेघा को लेकर तेरे घर से कब गए? आप अनिल को पहली बार ढूंढते हुए जब मेरे रेस्टोरेंट आए थे, उसके तकरीबन 2 हफ्ते पहले। लेकिन आपके जाते ही मैंने सारी बातें रमा को बता दी थी। हेलो, अरे पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। फिर रमा ने ही सारी कहानी बनाई। पहले मैं जो कुछ बोल रहा था, सब कुछ रमा के कहने पे बोल रहा था। फिर सुबोध की हत्या की क्या कहानी है? क्योंकि तूने और रमा ने जो बयान दिया, उससे सुबोध की हत्या का शक अनिल पे गया। मैं और कुछ नहीं जानता। मैंने जो कुछ किया रमा के कहने पे किया। रमा कहाँ है इस वक्त? मेरे घर पर। मीणा? हाँ सर। रमा को लेके आओ। सर। हाँ भाई, ये डायरी तेरी है? हाँ सर। इसमें ये कोड वर्ड में क्या लिखा है? ये सर, ये तो रेस्टोरेंट में जो सामान आता है उसका हिसाब है। जरा हमें भी तो समझा, ये क्या हिसाब है? सर, ये S12 यानी शुगर 12 किलो, O 32 यानी ऑयल 32 लीटर। ये होलसेलर की लिखावट है, जिसके यहाँ से हमारे यहाँ सामान आता है। तो इस कार्टून बॉक्स में तेरे होलसेलर ने तुझे सामान भेजा था? यस सर। तू बता सकता है ये 32 लीटर ऑयल, 12 किलो शुगर और 5 किलो हल्दी उसने कब तुझे भेजा था? हाँ सर, वो डायरी। यस सर, 18 सितंबर को। 18 सितंबर। 20 सितंबर को सुबोध की लाश इस कार्टून बॉक्स में मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से 24 घंटे पहले उसकी मौत हुई थी, यानी 19 सितंबर।
18 सितंबर को ये कार्टून बॉक्स तेरे रेस्टोरेंट में आया, तो 19 सितंबर को मनोहर के फार्म हाउस पे कैसे पहुंच गया? मैं नहीं जानता सर। एक बार सामान आता है, फिर कार्टन बॉक्स खाली हो जाता है। खाली बॉक्स कहाँ रखते थे? घर के स्टोर रूम में। अच्छा, अनिल जब तेरे घर से गया था तो क्या ऐसे ही किसी कार्टून बॉक्स में अपना सामान रख के ले गया था? नहीं सर। मनोहर के बयान के मुताबिक अनिल 9 सितंबर से उसके फार्म हाउस पे रह रहा था। फिर 19 सितंबर को सुबोध की हत्या करके कार्टून बॉक्स लेने तो राजेश के घर गया नहीं होगा। इसका मतलब सुबोध की हत्या फार्म हाउस पे नहीं की गई, बल्कि बाहर कहीं उसे मारकर उसकी बॉडी को कार्टून बॉक्स में रखकर फार्म हाउस पे लाया गया। फिर राजेश के घर से कार्टून बॉक्स रमा ने निकाला, या राजेश अभी भी हमसे झूठ बोल रहा है? हो भी सकता है, लेकिन यह बात तब तक प्रूव नहीं हो सकती जब तक रमा हमारे हाथ न लग जाए। फिलहाल तुम ऐसा करो कि 9 से 19 सितंबर तक रमा और सुबोध कहां थे ये पता लगाओ। सर, मारे को बड़े सेठ से मिलना है। क्यों साहब, मारो के यहाँ काम नहीं करना है, मारे को गांव जाना है। गाँव जाना था रे को? वो कबार बताऊं? क्यों यो क्यों मार रहे हो इन्हें? जनार्दन सेठ यो गांव जाना चाहे है, यहाँ काम को नहीं करना चाहे। अरे वाह दूरी दास्ता, थारी जिंदगी ऊपर वाला की देन है, पर तू है मारा हाथ की कटपुती। तो तना जहाना चाहो नाचनो पड़सी, और अगर ज्यादा तना तनी करी ना तो काम से भी जाओगे और जान से भी। और अगर तना थारी छोरी ज्यादा प्यारी है तो चुपचाप काम करते रहे, समझो? अनिल एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ था। एक तरफ उसे अपने छोटे भाई का हत्यारा साबित करने की कोशिश की गई और दूसरी तरफ उसे जेल के कैदियों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया। अनिल और मेघा एक ऐसे दलदल में फंस गए थे जहां से निकल पाना उनके बस में नहीं था। अनिल की तरह यहां सैकड़ों आदमी, औरतें और बच्चे बंधुआ मजदूरी की बेड़ियों में बंधे थे। पुलिस की छानबीन में यह तो साफ हो गया था कि सुबोध की हत्या में अनिल का नहीं बल्कि इसमें रमा का हाथ था। लेकिन रमा को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस वो रास्ते तलाशने में जुटी थी जहां से यह पता चल सके कि सुबोध की हत्या के बाद अनिल और उसकी बेटी मेघा का क्या हुआ। सर, 18 सितंबर को रमा और सुबोध के फोन की लोकेशन एक ही थी, और हैरानी की बात तो यह है कि तब सुबोध के फोन से मनोहर को कॉल हुआ था। अनिल के फार्म हाउस पे आने से पहले भी सुबोध ने मनोहर को कॉल किया था। तब हो सकता है रमा सुबोध के साथ हो। तब तारीख क्या थी? 6 सितंबर। 6 सितंबर को सुबोध ने मनोहर को फोन किया, मान लो रमा उसके साथ थी। फिर 9 सितंबर को अनिल मेघा और रमा के साथ राजेश के घर से चला गया। फिर उसी दिन रमा राजेश के घर वापस आई और उसी दिन मनोहर ने अनिल और मेघा को अपने फार्म हाउस पे ठहराया। कहीं ऐसा तो नहीं सुबोध ने मनोहर को यह कॉल अपनी नौकरी के लिए नहीं बल्कि अनिल की नौकरी के लिए किया था? सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 18 सितंबर को रमा मनोहर के टच में भी थी और सुबोध की भी। और 19 सितंबर को उसने हमारे पास आकर झूठा बयान दिया कि सुबोध जानता है कि अनिल कहां है और वो गुस्से में उसको मार भी सकता है। और फिर 20 सितंबर को हमें फार्म हाउस पे लाश मिलती है सुबोध की। अनिल और मेघा फरार। अनिल और मेघा के गायब होने में और सुबोध की हत्या में रमा के साथ साथ इस मनोहर का भी कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। मुझे इस मनोहर के डोमेस्टिक एजेंसी बिजनेस की सारी डिटेल्स चाहिए। सर,
राम राम काका। कैसी है? कौन की छोरी है? हरि प्रसाद की। बुला लिया। पाए लागू सेठ। पाए लागू। आज रात में थारी छोरी ने लेट जा ऐसा मत कर सेठ, ऐसा मत कर सेठ। अरे रोवा क्यों है? एक रात है थारे करने, जितना लाड़ा अपनी छोरी से लड़ा सके है लड़ा ले। नाम कर इस बाप पर सेठ। वो क्यों रही है? सब खेल है खेल, कोई असली में नहीं हो रहा। वो मुझे ले जाएंगे, मुझे नहीं जाना। तेरे को नहीं जाना ना, खेल बदलना पड़ेगा। आप बताओ। खड़ी हो इधर। ये है लक्ष्मण रेखा। जब तेरे को रावण सेना लेने आए तेरे घर से, तब इस लक्ष्मण रेखा को कैसी भी करके पार मत करना, ठीक है? समझी? हाँ। सर, मैंने मनोहर के डोमेस्टिक एजेंसी का रिकॉर्ड चेक किया है। उसकी एजेंसी के जरिए काम मांगने वाले 5 मजदूर ऐसे हैं जिनके परिवार वालों का कहना है कि ना तो वो कभी घर आए हैं, ना ही किसी ने कोई चिट्ठी भेजी है और ना ही किसी ने अपने परिवार वालों को मनी ऑर्डर भेजा है। ये तो कोई बहुत बड़ा इशू। हाँ सर, और सभी परिवार वाले ये कह रहे थे कि वो जब भी मनोहर के पास जाते हैं तो मनोहर उनसे हर बार यही कहता है कि उसने उनको नौकरी नहीं दिलवाई है, जबकि मैंने अच्छे से चेक किया है। अनिल की तरह वो 5 मजदूर भी मनोहर के फार्म हाउस पे रह रहे थे। इन 5 मजदूरों का फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दो और इस मनोहर पे नजर रखो, और वो रमा, उसकी तलाश भी तेज कर दो। यस सर। लाली भाग, भाग जल्दी भाग लाली, लाली भाग। बेटा भाग। बापू साहब, कहीं उन लोगों ने मेरी दोस्त को मार तो नहीं दिया? सर, उन 5 मजदूरों में से एक मजदूर की लाश अलवर में मिली है, जिसका नाम साईं प्रसाद है। चोरी हटिया। क्या हुआ सेठ? हमारी बेटी है। तू अटक क्या कर रहे हो? जा अपना काम कर। क्या हुआ सेठ? कोई गलती हो गई क्या? अरे जा भाग, हटाओ सेठ। कैसी लागी सेठ? हमारी बेटी ने छोड़ देता, हमारी बेटी ने छोड़ देता। आप पूरी जिंदगी आप जो कहोगे वो करूँ कैसा? तूने पूरी जिंदगी वही करना है जैसा मैं कहूंगा। इसमें नई बात कौन सी है? चल भाग यहाँ से। और सुन, तुझे और तेरी बेटी को खरीदा है मैंने, तुझे यहाँ पर मजदूरी कराने के लिए
तेरी बेटी को बेचकर मुनाफा कमाने के लिए। हमारी बेटी पे रहम करो साहब, मैं चाहता हूँ साहब, हमारी बेटी पे रहम करो साहब। अरे कुछ ना होगा तेरे गिड़गिड़ाने से। कल सुबह तेरी बेटी छुमंतर हो जाएगी यहाँ से। सिर्फ एक ही रात है तेरे पास, उसके साथ खुशी खुशी गुजार ले, समझा? चल। हमारी बेटी को छोड़ दो साहब, मैं अपनी बेटी को जाना चाहूँगा साहब, हमारी बेटी को छोड़ दो साहब। बापू साहब, हमारी सागर। अच्छा बापू साहब कहाँ गए थे? बापू साहब रो क्यों रहे हो? नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा हूँ। अच्छा बापू साहब खेल खेल रहे हो? हाँ मेरी बच्ची, मैं खेल खेल रहा हूँ। लेकिन बापू साहब ये खेल कब खत्म होगा? मुझे माँ के पास जाना है। सर, साईं प्रसाद की लाश जयपुर अलवर हाईवे के पास नाले में मिली, गोली मारकर हत्या की गई थी। लाश के आसपास या जेब वगैरह में कुछ मिला? नहीं सर। ये साईं प्रसाद अलवर में क्या करने आया होगा? मीना? हाँ सर। इस मनोहर का अलवर कनेक्शन पता करना होगा। अरे कैसी चिंता करो, थे सब लोग 2 घंटा में अलवर पहुंच जाओ। बस एक बार अलवर पहुंचा और काम शुरू। रहनो खानो भी मिलेगा और अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी, है भाई। शहर छोड़ के जाओगे तो ही तो 4 पैसे ज्यादा कमाओगे, अपने घर को भी भेज पाओगे, बच्चों को पाल पाओगे। बस एक बार अलवर पहुंचे और नई जिंदगी शुरू। अच्छा, तू अलवर में भेज के लोगों की जिंदगी बनाता है, ये तो हमें पता चला। चल तेरी जिंदगी बना। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। अब बता, साईं प्रसाद को तूने ही नौकरी दिलवाई थी ना अलवर में? सब मैं सच कर रहा हूँ, मेरा अलवर से कोई लेना देना नहीं है साहब। अरे तू क्या हमें बेवकूफ समझ रहा है? ये अलवर में किसी जनार्दन नाम के आदमी को कॉल करता था। ये जनार्दन कौन है? अलवर में इसका गिट्टी बनाने का कारखाना है साहब। मैंने साईं प्रसाद को इसके यहाँ नौकरी करने के लिए भेजा था साहब। अनिल को भी तूने इसके यहाँ नौकरी दिलवाई थी ना? नहीं साहब, मुझे तो सर। सुबोध को किसने मारा? बोल, नहीं तो तेरी सारी हड्डियां तोड़ देंगे। बता दो सब। ये सुबोध ना बड़ा तिकड़मबाज आदमी था साहब। मेरी अक्सर उससे मुलाकात जयपुर जाकर रेस्टोरेंट में होती थी। उसने पता नहीं कैसे मेरे असली धंधे का पता लगा लिया साहब। और एक दिन वो रमा को मेरे पास लेकर आया साहब। अरे क्या बोल रहा है तू? अपने भाई को बेचेगा? हाँ साहब, मुझे लगा कि कल को उसका भाई के लिए प्रेम जाग गया और उसने मेरे धंधे का भांडा फोड़ दिया, तो इसीलिए साहब मैंने उससे पहले मना कर दिया। मैंने रमा को बोला कि मैं अनिल को 10,000 रुपये महीने की नौकरी पर रख लेता हूँ। इस पर वो बोली, देखो सेठ जी, 10,000 महीने की बोलकर मने लालच ना दो। 2 लाख दो और उसने हमारी बेटी के साथ खरीद लो। मने कोई फिक्र ना है, जठे ले जाना है ले जाना। उसकी लुगाई हूं मैं, लुगाई। पुलिस में भी खबर ना करूंगी। सोच लो, एक बार वहां गया तो फिर बुला ना पाओगी। अरे उसकी फिक्र किसने है, आप बस पीसा दो। फिर मैंने रमा को 2 लाख रुपए दिए और वो अनिल और मेघा को लेकर मेरे ऑफिस आई। जैसे ही मैंने अनिल और मेघा का सौदा किया, रमा और सुबोध में झगड़ा शुरू हो गया साहब। रमा सुबोध से शादी का वादा करके राजेश के पास रहने चली गई साहब, और इस बात से सुबोध पागल हो गया साहब। और साहब, जैसे गेहूं के साथ खून पिसता है ना, मैं भी उन दोनों के झगड़े में फंस गया साहब। सुबोध रमा और मुझे ब्लैकमेल करने लगा, कहने लगा कि वो पुलिस के पास जाकर हमारा भांडा फोड़ देगा। पागल हो गया तू? अबे नहीं दे रही तो मैं क्या करूं? देख सुबोध, इसी दौरान आप लोग अनिल की तलाश करने लगे। मैं और रमा काफी घबरा गए थे साहब, इसीलिए मैंने और रमा ने सुबोध को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया।
रमा ने सुबोध को फोन कर शादी का झांसा देकर मेरे एक फ्लैट पर बुला लिया। हेलो सुबोध। हाँ, वो हमारे से कम बात कर रही है। तू एक बार हमारे से मिल, कल आना। आओ देवर जी, बैठो। अरे वो कर रहे सब मैं समझ नहीं आ रही। अरे बैठो तो सही। मैं कह रही हूँ कि है ना, मैंने रमा से एक बड़ा बैग लाने को बोला था, लेकिन वो राजेश के यहाँ से एक कार्टन बॉक्स उठा लाई। मैंने और रमा ने सुबोध की डेड बॉडी उसमें डाली और मेरे फार्म हाउस पर छोड़कर चले आए। हमें लगा था आप अनिल को सुबोध का हत्यारा मानकर ढूंढते रहेंगे, पर सब उल्टा हो गया सब। अभी रमा कहाँ है? और कहाँ छुपा के रखा है उसे? रुको, अब बोलेगी या और? मैं हमेशा से चाहती थी साहब, हमारा घराला एक रईस आदमी हो, लेकिन ना, हमारे माँ बाप ने हमारे पल्ले ये अनिल बांध दिया। उसका छोटा भाई शहर में अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन फिर भी वो पुरखों की दुहाइयां देता रहा और गांव में ही सड़ता रहा हमेशा। और जब अनिल ने शहर आने का फैसला किया, तब तक मैं ये जान चुकी थी कि वो बड़ा आदमी ना बन पाएगा। इसीलिए मैंने ही सुबोध को शहर में बुलाया। फिर उन दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया और नौकरी छूट जाने के बाद अनिल मने वापस गांव ले जाने की सोचने लगा। रमा, बिना नौकरी अब हमारा गुजारा ना होगा, हमें गांव जाना होगा। गांव जाना पड़ेगा? मैं गांव वापस ना जाना चाहती थी, इसीलिए अनिल को शहर में रोके रखने के लिए मैं राजेश से मिली और फिर हम राजेश के घर चले गए। राजेश का घर, पैसा, रोब रुआब देखकर मैं समझ गई थी कि अब सुबोध मारे किसी काम का ना है। लेकिन अनिल को अपनी जिंदगी से बाहर करने के लिए मैंने सुबोध की जरूरत थी। मैंने सुबोध के साथ मिलकर अनिल और मेघा को मनोहर के पास बेचने की योजना बनाई और मैं सोच ही रही थी कि अनिल को मनोहर के पास कैसे ले जाऊं कि एक दिन अनिल ने मुझे राजेश के साथ देख लिया। ये कर रहे हो आप भी ना? मैंने लगा आप होगे। और अनिल ने हमारी बात पे विश्वास कर लिया। देखो जी, ये जो सेठ है ना, मैंने ठीक आदमी ना लागे, अब हम यहाँ ना रहेंगे। तो ठीक है वे, हम गांव चलते हैं। अरे ना ना ना, गांव जाने की जरूरत ना है। मैंने ना आपके लिए नौकरी ढूंढी है। नौकरी? हाँ रुको, मैं बताऊंगी। ये कार्ड ना मैंने आपकी पैंट पर मिला था। इस कार्ड में जो नंबर है ना, मैंने उस पर फोन किया था, उन्होंने नौकरी पक्की कर दी है थारी। राम राम साहब जी, ये है, मैंने आपसे नौकरी की बात की थी ना वो फोन पे। अनिल, मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी देखी है दिल्ली में, बहुत अच्छी नौकरी है। मेहरबानी साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। रमा, मेघा तो अभी बच्ची है, थारे बिना 2 दिन में इनका दिल उचट जा देगा। ऐसा कुछ ना होगा मेघा के बापू। मेघा का आपके साथ रहना बहुत जरूरी है। इसकी परवरिश, पढ़ाई लिखाई के लिए इसका शहर में रहना ही जरूरी है। फिर चिंता ना करो, मैं मायके में आराम से रह लूंगी। चलो गाड़ी में बैठो, देर हो रही है, अपना ख्याल रखो। खूब पढ़ाई करना और ध्यान रखना अपना। अब जा। अनिल को कहां बेचा? एक जीते जागते इंसान की कीमत लगाकर उसे मवेशियों की तरह बेच देने का यह गोरख धंधा एक बेहद ही जघन्य अपराध है। लेकिन चंद पैसों के लिए मनोहर जैसे लोग इंसानों की खरीद फरोख्त के दलाल बन जाते हैं और रमा और जनार्दन जैसे लोग सौदागर। रमा की वजह से अनिल आज इस हाल में आ खड़ा हुआ था, जहां उसके सामने उसकी बेटी का सौदा कर दिया गया और वो चाह कर भी उसे बचा पाने में असमर्थ नजर आ रहा था।
चिल्ला के सेठ। सिर्फ एक ही रात है तेरे पास, इसके साथ खुशी खुशी गुजार ले, समझा? नहीं जाने दूंगा, मैं अपनी लाडू को कहीं न जाने दूंगा। ये मारी लाडू, मैं अपनी लाडू को कहीं न जाने दूंगा। बापू साहब, मैं नहीं जाने दूंगा अपनी बेटी को। चल चल, टाइम हो गया तेरी बेटी को ले जाने का। मैं नहीं जाने दूंगा अपनी बेटी को। मुझे पता था रमा, तुमने बचाने जरूर आएगी रमा। तूने इसे मार डाला? हाँ साहब, मारू, किस राक्षस को मैंने ही मारा है। मैंने अपनी बच्ची को बचाने के लिए मारा साहब इसे। रमा, इस मनोहर ने हमें धोखा दिया है रमा। तेरी पत्नी ना कोई सती सावित्री नहीं है, उसी ने बेचा है तुझे, बेच के खा गई है तुझको ये। हमारी बच्ची, हमारी बच्ची। अरे रमा, जब मेरे मन में तेरे बारे में शक होता था तो मैं खुद को कोसता था कि रे बाबले, वो ऐसा नहीं कर सकती। तू तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमीनी निकली। तुमने मुझको ही बेच दिया। मैंने तो छोड़, तूने तो अपनी इस कोक की चली को भी बेच दिया। तो है तुझ पर। मैं हमेशा सोचता रहा कि मैं एक अच्छा पति ना बन पाया, पर हाँ, इस बात की खुशी जरूर रहेगी कि मैं एक अच्छा बाप बन के दिखाया। और इसी खुशी के सहारे मुझे जो सजा मिलेगी मैं खुशी खुशी काट लूंगा। बापू साहब, आपने तो बोला था ये खेल खत्म हो गया, तो आप बंदी क्यों बने? अभी ये खेल खत्म ना हुआ है। तेरे बाबा साहब राम जी की तरह वनवास काटने जा रहे हैं, लेकिन तू चिंता मत कर। जब मैं वनवास काट के वापस आऊंगा तब तक तू समझ चुकी होगी कि असल में जिंदगी का खेल कभी खत्म नहीं होता। अभाव में जीने वाला एक ईमानदार इंसान बुरे से बुरे हालात में भी पैसा कमाने के लिए गलत जरिए का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन रमा और सुबोध जैसे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी इच्छाएं उन पर इतनी हावी हो जाती हैं कि उन्हें कोई भी जरिया गलत नहीं लगता। पुलिस की कोशिशों की वजह से सैकड़ों लापता आदमी, औरतें और बच्चे अपने घर वापस लौट सके। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। कितनी बड़ी हो गई रिया भाई। हमने आपको बहुत मिस किया। बहुत मिस किया? हाँ। पापा ने भी आपको बहुत मिस किया। आपने मम्मा को तंग तो नहीं किया ना? नहीं। पक्का? मम्मा, पापा आ गए।
प्यारी सी डॉल हमारी प्यारी प्रिया के लिए। वाह कितना अच्छा है, थैंक यू पापा। और ये बताओ किसके लिए? कैसे हुआ? मम्मा के लिए। यस, मम्मा के लिए। तुमने अपना गिफ्ट नहीं खोला? अब बाद में खोलती हूँ ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम भूल गई हो, मैं चाय नहीं पीता। हाँ। तुम मेरे आने से खुश नहीं हो क्या? ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। एक मिनट। प्योर चांदी की है, इसमें हम लोग अपनी फेवरेट फोटो जाना फिर। अरे यहाँ अपनी फोटो हुआ करती थी फेवरेट, वो कहाँ गई? तुमने हटा दी क्या? उसकी कास्ट टूट गई थी, इसलिए उसे हटाना पड़ा। तुम फटाफट वो फोटो लेकर आओ, इसमें लगा के यहाँ लगा देते हैं। मेरी फेवरेट फोटो है वो। अभी उसे बहुत ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। मैं बाद में लाती हूँ ना। अभी मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ, ये तो किसी और ही रंग में रंग गई है। मैं चाय नहीं पीता, ये भी से याद नहीं। मेरी फेवरेट फोटो से ढूंढना पड़ेगा। आखिर चक्कर क्या है? विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है, चाहे वो पारिवारिक हो, दोस्ती हो या कारोबार से जुड़ा हो। नींव के हिलने से नुकसान तय है। इतने दिनों बाद आया हूं, कम से कम आज करके सब छोड़ दो। एक मिनट ही लगेगा इसे लगाने में। वो मौसम बहुत खराब है ना, एक दिन भी नहीं लगाओ तो स्किन ड्राई हो जाती है। अच्छा, तो मैं लगा देता हूं। नहीं, मैं लगा दूंगी ना। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। इधर दो। बस हो गया। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो मेरे सर में बहुत दर्द है। सुबह जल्दी उठी थी ना, और घर में बहुत काम भी था। थोड़ा सो जाऊंगी तो बेटर फील होगा। मैं सोने चाहती हूँ। क्या बात कर रहा है समीर, कैसे भूल जाऊंगा तुझे? अरे अब पूरे 1 साल बाद घर आया मैं, तो कम से कम थोड़ा बीवी बच्चों को भी तो टाइम दे लूं। हाँ, अरे मिलता हूँ ना, 2-3 दिन जाने दे, मैं मिलता हूँ, बरोबर मिलता हूँ तुझे। चल बाय। समीर से बात कर रहा था, इससे बोला था मैं तुम्हारा बराबर हालचाल देने के लिए। उसने लिया कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे वो हमारा। वही तो, इसे कहते हैं यारों का यार। अच्छा सुनना, ये देख, ये मैंने कुछ स्कीम्स नोट डाउन की हैं, बहुत बढ़िया स्कीम है। मैंने तुम्हें 10 लाख भेजे थे, उतने में आराम से बुकिंग हो जाएगी। मुझे लगता है ना, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी दिवाली आ रही है और त्योहार में तो ज्यादा ऑफर्स होते हैं ना, तभी हमें ऑप्शंस भी और ऑफर्स भी ज्यादा मिलेंगे। और हमारे पास तो पैसे हैं ही, तो अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। हाँ, और पैसे हमें बढ़कर भी मिलेंगे। मतलब? मैंने ना सारे पैसे ना एक स्कीम में डाल दिए, तो हम जब चाहे तब पैसे ले सकते हैं और इंटरेस्ट के साथ ले सकते हैं। हम डाउन पेमेंट भी ज्यादा दे पाएंगे, है ना? अकेले घर चलाते चलाते काफी समझदार हो गए। मम्मा, टीवी रिमोट काम नहीं कर रहा है, मुझे कार्टून देखना है। हाँ बेटा, अब लगता है इसका सेल नहीं चल रहा है। चलो नया सेल डालते हैं। हाँ चलो। कल मुझसे बात करने में भी तकलीफ हो रही थी, और अब देखो खुशी संभाले नहीं संभल रही। किसके मैसेज पढ़ रही होगी?
ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ चाहिए क्या? अरे अपनी बीवी को देख रहा हूं। तुम्हारा सर का तो लग रहा है ठीक हो गया। तुम भी ना हर वक्त बस उसी मूड में होते हो। रिया बाहर खेल रही होगी, बस आती होगी अभी। गड़बड़ तो जरूर है, कहीं ये किसी और से। शक वो दीमक है जो अगर एक बार किसी के दिमाग में लग जाए तो गहरे से गहरे विश्वास को भी खोखला बना देती है। शैलेश कुवैत में एक होटल में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और यहाँ उसकी बीवी और बेटी अकेले रहते थे। काम की वजह से दूरी मुनासिब थी और इसी दूरी ने शैलेश के दिमाग में शक पैदा कर दिया था। वो दिन रात इसी सोच में डूबा रहता था कि जब वो सालों महीनों कुवैत में होता था तब यहाँ मुंबई में उसके घर में क्या होता होगा। बाहर घूम के बात करने की क्या जरूरत है इसे? घर में बैठकर आराम से भी बात कर सकती है। और इतनी लंबी बात, इतनी लंबी कॉल तो कभी मेरे साथ भी नहीं होती थी। ऊपर कमरे में सो रही होगी। मैं जाकर देखती हूँ उसे। बेटा तुम अभी तक सोई नहीं? चलो चलो सो जाओ। सोने नहीं आ रहा है? मैं सोचा 5 मिनट का वॉक लेके आ जाता। हेलो, किसका नंबर है ये? क्या डेयरी? भाभी जी, भाभी जी दूध, ये लीजिए दूध। भाभी जी ये लीजिए खरवस, चेक के लीजिए। खरवस? हाँ, अभी बेचना शुरू किया है, सैंपल दे रहा हूँ, अच्छा लगे तो बताना। ये तो बहुत अच्छा है। कितना हुआ इसका चंदन? अरे भाभी जी ये तो आपके लिए है, एकदम फ्री। नहीं बाबा, मैं ना फ्री की चीज कोई भी नहीं लेती हूँ। जो भी दाम होगा वो बता देना वरना वापस ले जाओ। भाभी जी आपको हमारी कसम, रख लीजिए। छी, दूध वाले के साथ खुशी देखो, संभाले नहीं संभल रही। मुझे देखकर तो चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। इसका मतलब मेरा शक सही है। हाँ, आपने जो ब्लाउज सिलाया ना उसमें बहुत गड़बड़ है। अब प्लीज दोबारा आना ना माप लेने के लिए। हाँ, 2 बजे तक आ जाना। हाँ, मैं आपका वेट करूंगी, आप प्लीज टाइम पर आ जाना। ठीक है, ओके।
इधर आ। ये बहुत नौकरी है उसका ना। तो ये गुल खिलाती तुम मेरे पीछे। थैंक यू भाभी। कुछ और चाहिए होगा तो बेझिझक मांग लीजिएगा। ए समीर, अच्छी फोटो है रे। मस्त लग रहा है तू। भाभी भी अच्छी लग रही है। पता है समीर, तेरा घर मुझे जितना अपना लगता है ना, अपना घर मुझे उतना ही पराया लगता है रे। नींद भी नहीं आती रात भर। तू 2 साल के बाद लौट के आया है, इसलिए तुझे आदत नहीं है उस घर की। नहीं रे, तू समझ नहीं रहा मैं क्या कह रहा हूँ। कितना दिन हो गया मेरे को आए? कितना दिन? तो एक बार मनीषा ने मुस्कुरा के ठीक ढंग से बात नहीं की मेरे से। क्यों? मेरे को लगता है ना, लगता नहीं है, उसका ना किसी के साथ चक्कर है। शक करने से अच्छा है तू सीधे पूछ लेना भाभी से कि, या फिर नजर रख उन पर, सच अपने आप पता चल जाएगा। बड़ी तैयारी हो रही है? अब कहाँ जा रही? हाँ, वो सीमा याद है ना आपको, मेरी कॉलेज की फ्रेंड, बस उसी से मिलने जा रही हूँ। अब मुझे बहुत लेट हो रहा है। विश्वास कमाने में सालों लगते हैं, लेकिन गंवाने के लिए सिर्फ एक पल काफी होता है। इसलिए जब मनीषा ने सीमा का नाम लिया तब शैलेश को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और शैलेश ने मनीषा का पीछा किया। मनीषा की बात सच साबित हुई और अब शैलेश को वो सब बेमानी लगने लगा था कि मनीषा उसके साथ खुश नहीं है, वो किसी और का साथ चाहती है, उसके किसी के साथ संबंध है। शैलेश अब गिल्टी फील कर रहा था, उसे अपनी सोच पर शर्म आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि शैलेश अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता है। आज तुमको ट्रेडिशनल साड़ी पहनते हुए देखा तो भाग कर गया, गजरा लेकर आया। वैसे पूछ सकता हूँ कहाँ जा रही हो भारतीय नारी बनकर? वो मेरी एक फ्रेंड के घर पे पूजा है ना, वही जा रही हूँ। अच्छा सुनो ना, पूजा आने में देर हो जाएगी, आप प्लीज खाना खा लेना, मुझे लेट हो रहा है। सुनो, बहुत अच्छी लगी। अभी नहीं, पूजा के लिए जा रही हूँ। ए समीर, क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही बनठन कराई हो।
मेरी जान, डरने की कोई बात नहीं है। वो सीमा वाले आइडिया ने उसे फ्लैट कर दिया है। उल्टा वो बेचारा तो दिल के मारे मर रहा है। हाँ, लेकिन कब तक ये सब चलेगा? कभी ना कभी तो ये रोकना। जब तक तुम चाहती हो कि तुम्हारा राज राज ही रहे। ऐसा कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुलिंदा है। वो एक झूठ को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलता है, एक गलती को छुपाने के लिए हजार गलतियां करता है। मनीषा भी इसी राह पर चल पड़ी थी और समीर उसे उसकी किसी गलती की वजह से ब्लैकमेल कर रहा था और शैलेश का शक भी सही निकला था। और समीर जो खुद शादीशुदा होते हुए भी मनीषा को अपने साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था, बिना ये सोचे कि उसकी खुशहाल जिंदगी भी इस अवैध संबंध की भेंट चढ़ सकती है। आने वाले समय के गर्भ में इन सभी की जिंदगी से जुड़े परिणाम किसी और ही दिशा की तरफ इशारा कर रहे थे। क्या हुआ? कुछ नहीं। हेलो, कैसा लगा एमएमएस? अच्छा था ना? तुम कौन बोल रहे हो? 1 लाख तैयार रख, नहीं तो ना ये तेरी बीबी को भी भेज दूंगा। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज तुम ये मेरी वाइफ को मत भेजना, प्लीज प्लीज। पैसा दे, किसी को नहीं भेजूंगा। अपना फोन देगा जरा। हाँ, मैं एजेंट को फोन कर दूं, परेशान हो रहा होगा, मेरी बैटरी डेड हो गई ना। लाइक फोन कर दूं। 1 मिनट। अरे हाँ, शैलेश बोल रहा हूँ। हेलो, बोल मत शिक्षु, कॉर्नर वाला टेबल देख रहा है? इसमें चेयर पे पैसे रख दे। बाहर तेरे टैक्सी खड़ी, उसमें बैठ और निकल। सब तुम्हारी गलती है। मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे ना। तो ये सब ड्रामा करने के बजाय ये सोचो कि कौन हो सकता है। हर रोज वो मुझे लूट रहा है। ये सब तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना। अच्छा तो ठीक है, मैं शैलेश को सब बता देता हूँ। अगर शैलेश को पता चलेगा तो तुम्हारी बीवी को भी तो पता चलना चाहिए ना, है ना? तुम दोनों यहाँ? तुम तो सीमा के घर जाने वाली थी ना? हाँ, मैं बस आपको फोन करने ही वाली थी कि ये मिल गए, तो सोचा इनसे बात कर लूं। वो जो इंटरेस्ट के पैसे हमने दिए ना, वो इन्हीं की पहचान से डाले, इसलिए मैंने सोचा इनसे बात। अरे तू खड़ा क्यों है? बैठना। अच्छा हुआ तू आ गया। तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। किसी अर्जेंट काम से जाना है मुझे। बैठो बैठो, मिलते हैं। समीर, जी बात नहीं है, रिया को हाय तक नहीं बोला। अब हम भी चलते हैं ना, चलो। अरे ऐसे कैसे चलते हैं, खाना खा के चलते हैं ना। बैठो बैठो बैठो, अच्छा।
शैलेश की छोटी सी दुनिया और उस दुनिया में उसके सबसे करीबी भरोसे के लोग, जिसमें एक थी उसकी पत्नी मनीषा और दूसरा उसका बचपन का दोस्त समीर। दोनों ने ही उसे धोखा दिया था और इस धोखे ने शैलेश को गहरी चोट पहुंचाई थी। मनीषा और समीर जिस ब्लैकमेलर का पता लगाना चाहते थे, जब मनीषा ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि शैलेश ही है, तो मनीषा ने शैलेश का यह सच समीर को बता दिया। तुम्हारा पति कुछ ज्यादा ही चालाक बन रहा है। आज मैं उसकी सारी चालाकी निकाल दूंगा। मैं उससे मिलने जा रहा हूं, अब देखो मैं क्या करता हूं उसके साथ। समीर! हेलो, सामने देख रहा है? पत्थरे का ढेर। आगे बढ़। नीचे पैसा रखो, निकल यहाँ से। से सीखा इतना दिमाग चला रहा? तुम लोगों ने मजबूर किया मुझे। उस दिन जब मनीषा सीमा से मिलने गई थी रेस्टोरेंट पर, मैंने तेरी बाइक देखी वहां पर। तभी मुझे शक हो गया था कि तुम लोग मुझे सीमा के नाम का झांसा दे रहे हो। अगर मनीषा सीमा से मिलने गई थी तो तेरी बाइक वहां क्या कर रही थी? मतलब तुझे उस पर यकीन ही नहीं हुआ था? बेवकूफ बना रहा था मैं। और अगले दिन बिना कुछ जताए मैंने दोबारा मनीषा का पीछा किया और वेटर से मैंने ही वो पेन वाला कैमरा फिट करवाया था वहां। तेरा पैसा, अबे ब्लैकमेल तो मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुझे भी टेंशन में देखना चाहता था मैं। तूने मेरा भरोसा तोड़ा है ना? तुझे क्या लगता है तेरी बीवी का चक्कर सिर्फ मेरे साथ है? मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा और उसका फायदा उठाया। क्या बोल रहा तू? मेरी बीवी का किसी और के साथ भी चक्कर है? बोल रहा। अरे मुझसे क्या पूछ रहा है? पूछना है तो अपनी बीवी से जाकर पूछ, कितने यार है उसके? क्या बोला? साहब, मेरे पति 2 दिन से घर नहीं आए हैं। घर नहीं आए मतलब? 2 दिन पहले बोलकर निकले थे कि कुछ काम है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। घर से झगड़ा करके निकले थे क्या? नहीं साहब। दोस्तों रिश्तेदारों को पूछा? हाँ साहब, सबको पूछ लिया, कुछ पता नहीं चला। ठीक है, उनकी फोटोग्राफ है? हाँ। नाम क्या आपके पति का? जी समीर देश पांडे। हाँ, 23 तारीख को मैं मिला था समीर। कहाँ? आर्य कॉलोनी, टी स्टॉल। तो उसका खास दोस्त है, फिर उसे मिलने आर्य कॉलोनी क्यों गया था? उसे कुछ पैसे चाहिए थे। तो दिए तुमने? मेरे पास थे नहीं दे पाए। फिर उसके बाद? उसके बाद क्या? उसके बाद मैं घर वापस आ गया। ये समीर देसाई के मोबाइल के कॉल डिटेल्स है। ये नंबर किसका है? ये तो मनीषा का नंबर है, मेरी वाइफ। अगर उस दिन ये उसे मिलने आर्य कॉलोनी गया था तो फिर समीर ने तुम्हें क्यों फोन किया? उस दिन मेरा फोन लग नहीं रहा था तो उसने मनीषा को फोन करके जानना चाहा कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा, काफी साफ साफ याद है तुम्हें। अच्छी बात। पुलिस को बताया बिना ये शहर छोड़ के मत जाना, और जरूरत पड़ी तो दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। चला। ये आपने पुलिस को झूठी कहानी क्यों सुनाई? तुम्हें सच्चाई नहीं सुना सकती। क्या बता कि मेरी बीवी का चक्कर चल रहा है, वो भी एक नहीं कईयों के साथ। तुम्हें इज्जत उछालने का शौक होगा, मुझे नहीं। अक्सर देखा गया है कि इंसान जब कुछ गलत करता है तो उसे सुधारने की बजाय छुपाने लगता है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि समाज क्या कहेगा। शैलेश भी इसी वजह से अपने दुख को दफन किए समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। मनीषा जान चुकी थी कि उसकी सारी सच्चाई शैलेश पर जाहिर हो चुकी है, लेकिन वो हैरान थी कि इस सब के बावजूद भी शैलेश उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना। दूसरी तरफ समीर का अभी तक कुछ पता नहीं चला था।
उसके गायब होने के कुछ दिनों बाद भी हालात वही थे। पुलिस अपनी छानबीन में लगी थी और करीब एक हफ्ते के बाद वो सच सामने आया जिसका स्वाति और पुलिस दोनों को डर था। सबसे पहले किसने देखी थी लाश? साहब मैंने देखा था, इधर से काम पे जा रहा था, इतनी बात मार रहे। हाथ तो नहीं लगाना, कुछ छेड़छाड़ नहीं की ना? नहीं साहब, उधर कोई नहीं गया साहब। सर ये लाश के पास बटुआ मिला, उसमें लाइसेंस पे समीर देशपांडे का नाम है। समीर देशपांडे? सर समीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। किसी ने उसके सर पर लोहे के रॉड से मारा है और बॉडी पर कई अलग निशान भी है जो लोहे के रॉड के नहीं है। उसकी फैमिली से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? उसकी वाइफ के साथ हमारी कोई बात नहीं हो पाई, बहुत सदमे में, इसलिए कुछ बोल ही नहीं रही है। और एक बात सर, हमने उसके दोस्त से पूछताछ की थी जो समीर देशपांडे को उस दिन आर्य कॉलोनी में मिला था। उठा लो उसे, हो सकता है वो कुछ जानता हो। 24 घंटा हो गया, ऐसा कोई करता है क्या? हटिए पीछे हटिए। चलो बाजू चलो। इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? साहब बेचारी को इसके पति ने अंदर बंद करके रखा है और कहीं चला गया है। 24 घंटा हो गया साहब। साहब चाबी वाले को लाने गए। तावड़े सर, खड़ा थोड़ा हो सर। ये शैलेश कहाँ है और तुम्हें इस तरह से घर में बंद क्यों करके गया? वो हमेशा ही मुझे ऐसे घर में लॉक कर कर जाते। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, ये शैलेश और समीर में कैसी दोस्ती थी? वो बचपन के दोस्त हैं, बहुत गहरी दोस्ती है उनमें। अच्छा, यहाँ समीर का खून होता है और शैलेश फरार है, वो गहरी दोस्ती है? क्या समीर का खून हो गया? देखो, अगर तुम कुछ जानती हो तो हमें सब कुछ सच बता देना। हो सकता है हम तुम्हारी मदद करें। क्या वजह हो सकती है कि शैलेश ने समीर को जान से मार दिया? शैलेश को पता चल गया था कि समीर मेरा, लेकिन उस दिन शैलेश समीर को मिलने गए थे और समीर उसे सब कुछ सच सच बताने वाला था। मुझे तो लगा था कि शैलेश जब घर आएगी तो वो मुझे तो जान से ही मार देगी, लेकिन वापस आने के बाद उनका बर्ताव बहुत ही अजीब था, बहुत ही अलग था। किधर? मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मंदिर के भगवान अलग है क्या? सारे भगवान इधर ही हैं। जाओ अंदर। सुना नहीं तुमने? जाओ अंदर। भाभी जी दूध। तुम रुको, दूध वाला है ना, मैं लेता हूँ। कहाँ जाने की तैयारी है? वो मैं मार्केट जा रही हूँ, राशन खत्म हो गया ना, इसलिए वो लाने जा रही हूँ। मैं बस अभी आई था। तो सामने बोर्ड देख रही हो, उस पर सुपरमार्केट का नंबर लिखा हुआ है, जो भी चाहिए उस पर फोन करके मंगवा दो। पिछले 10 दिनों से मैं ये कैद भुगत रही हूँ। फिर जब आप समीर के बारे में पूछने आए, उसके बाद तो शैलेश का बर्ताव अजीब सा होने लगा। वो बहुत बेचैन से रहने लगे। ऐसा लगता था कि हर वक्त उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। कल शाम को वो हमेशा की तरह मुझे यहाँ इस घर में कैद कर चलेगी। मुझे लगा कि वो रात को लौट कर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, इसलिए मुझे पड़ोसियों की मदद लेनी पड़ी। सर केस बिल्कुल सीधा है। शैलेश को उसकी बीवी और दोस्त के अफेयर के बारे में पता चल गया और गुस्से में आकर उसने समीर को मार दिया और अभी डर कर कहीं छुप गया है, भाग गया है। देखने में केस सीधा दिखता है, लेकिन हो सकता है कुछ और ही हो। चलिए एक काम करो, शैलेश का पासपोर्ट ले लो और उसके फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करके मर्डर वेपन के साथ मैच करके देखो सेम है क्या। ऐसा लग रहा था कि मानो ये केस सॉल्व हो गया हो, क्योंकि सारे सबूत शैलेश के कातिल होने की तरफ इशारा कर रहे थे। शैलेश के पासपोर्ट से मिले फिंगरप्रिंट्स उस लकड़ी से मैच कराए गए जिससे समीर पर वार किया गया था, और उस ब्लैकमेलर का फोन नंबर भी शैलेश के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस को राह और मंजिल का पता मानो दोनों मिल गए हों, और पुलिस ने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रफ्तार बढ़ा दी थी। तभी 2-3 दिन के बाद पनवेल के आसपास शैलेश का मोबाइल फोन ऑन हुआ, और वो मोबाइल मिला पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक लड़के के पास। ये मोबाइल कहाँ मिला तुम्हें? चोरी किया है? नहीं साहब, एक टैक्सी आई थी पेट्रोल डालने के लिए, उसमें एक साहब बैठे थे, उन्होंने दिया। तेरी शक्ल पे लिखा है क्या तुझे मोबाइल की जरूरत है? नहीं साहब, मेरा हाथ लगकर मेरा मोबाइल गिरकर टूट गया सर। तो उनके पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल था, वो बोले कि किसी काम का नहीं है, तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ में दिया। क्या यही आदमी था? नहीं साहब, ये नहीं था।
और शातिर दिमाग वाला आदमी है, टैक्सी से उतरा भी नहीं। एक काम करो, थोड़ा रिवाइंड करो। हाँ बस बस, नंबर पे जूम करना जरा। तावड़े सर, ये टैक्सी का नंबर नोट डाउन करो और इस टैक्सी के और ड्राइवर के सब डिटेल्स निकालो। यही था क्या? साहब ये नहीं था। कहाँ छोड़ा था उसे? पेट्रोल पंप से गाड़ी निकला और सिग्नल पे वो अचानक उतर गए पैसा देकर। ठीक है, तुम जाओ। क्या हुआ दिलवी, कुछ पता चला? सर मनीषा से मिलने तो कोई नहीं आया, लेकिन उसके मोबाइल रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक पीसीओ से उसे काफी फोन आते थे। चेक करो, हो सकता है शैलेश ही ये फोन कर रहा हो। और एक बात सर, फरार होने के एक दिन पहले मनीषा और शैलेश का मोबाइल लोकेशन एक ही था, मुलुंड के आसपास का। लेकिन मनीषा के कहने के मुताबिक शैलेश ने उसे 10 दिन तक घर के बाहर नहीं जाने दिया। तो मनीषा मुलुंड कब गई? ये पीसीओ का नंबर है, यहां से दिन में 10 बार आपको फोन क्यों आते हैं? कौन करता है फोन? हाँ, ये किसी मिश्रा जी का नंबर है। ये हमेशा मुझे फोन करते रहते हैं। मैंने उन्हें 1000 बार कहा है कि ये रॉन्ग नंबर है, फिर भी वो मुझे फोन करते हैं। तुमने कभी पूछा नहीं कहां से करते हैं फोन? हाँ, वो कह रहे थे कि मुलुंड चेक नाका से बात कर रहे हैं। शैलेश के फरार होने से एक दिन पहले तुम्हारा और उसका मोबाइल लोकेशन एक था, जो तुम्हारा घर नहीं था। वो मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैं और शैलेश कुछ दिन पहले मुलुंड गए थे एक घर देखने के लिए। मुलुंड के कौन से एरिया में? क्या नाम है सोसाइटी का? परम सिंह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। वहां पर एक स्टेट एजेंट है, उसी ने हमें घर दिखाया था। क्या नाम है उसका? हारून अली नाम है उसका। हाँ साहब, वो दोनों आए थे, मैंने उनको घर दिखाया मुलुंड में। उसके बाद कोई बात नहीं हुई थी? नहीं सब, वो आदमी कुछ अजीब था। क्या हुआ कि पहले उनको घर पसंद आया, बोल रहे थे ईस्ट वेस्ट फेसिंग भी है, बहुत अच्छा है। फिर किसी का कॉल आया और बिना कुछ बोले वाइफ को लेकर चले गए। कौन सी सोसाइटी में घर दिखाया था? परम सिंह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सर ये मनीषा और शैलेश के अकाउंट डिटेल्स है जो आपने मंगाए। अकाउंट में 0 बैलेंस है और चले थे घर खरीदने। दलवी ये पुलिस को बेवकूफ समझ रहे हैं। मुझे आज के आज इस पीसीओ का चिट्ठा चाहिए जहां से मनीषा को कॉल आया करता था। अरे सुनो, इस नंबर पर तुम्हारे यहां से एक आदमी दिन में 10 बार फोन करता है। कौन करता है पहचानते हो? दिन में 100 आदमी लोग तो आते हैं साहब, याद रखना तो मुश्किल है वैसे। आज से हर किसी का चेहरा देखना और याद भी रखना है। जी साहब। तुम यहाँ कैसे? वो सब स्टेट एजेंसी का ऑफिस है मेरा यहाँ पे। चलूं मैं साहब? तावड़े एक काम करो, 24 घंटे इसके ऊपर नजर रखो, हर मिनट की रिपोर्ट मुझे चाहिए। तुम बताओ काय के लिए झगड़ा कर रहा था? पता नहीं यार, माल लेके गया, पैसा नहीं दे रहा है। कितना माल लिया था? सर 15 टाइल्स और 2 बोरी सीमेंट मैंने खुद अपने हाथों से भिजवाई थी। कौन से एड्रेस पे भेजा था सामान? मुलुंड में कोई परम सिंह कोऑपरेटिव सोसाइटी है सर, वहीं पे भिजवाई थी। परम सिंह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आपके पास आपके घर की कोई एक्स्ट्रा चाबी तो होगी ना? जी हाँ। पूरे घर की तलाशी ले लो। सर सर ये देखिए, यहाँ पे कुछ काम हुआ है। तुरंत खुदाई करवाओ। सर तावड़े देखो जरा। हाँ।
ये वही आदमी था? हाँ साहब, इन्होंने मोबाइल दिया था। हाँ साहब, यही आदमी था। इसने मुलुंड चेकनाका से टैक्सी की थी। मैं एकदम से अकेली पड़ गई, कोई सहारा नहीं था। शैलेश भी 2 साल तक कुवैत से वापस नहीं आता था। जब मैं नया घर ढूंढने गई तब मैं हारून से मिली। वो मुझे और मेरी जरूरतों को समझता था। एक दिन मैंने हारून को घर पे ही बुला लिया, तो पता नहीं कैसे समीर ने हमें देख लिया और मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं उसके साथ तो शैलेश को सब कुछ सच सच बता देगा। वो हर दूसरे दिन मेरा फायदा उठाने लगा। समीर सारी हदें पार कर चुका था। फिर मनीषा ने मुझे शैलेश और समीर की मीटिंग के बारे में बताया। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और ये मौका मैं नहीं खोना चाहता था। शैलेश मुझसे बदला ले रहा था, हर वक्त बस पैसे के बारे में पूछ रहा था, जबकि वो पैसे मैंने और हारून ने खर्च कर दिए थे। फिर मैंने प्लान किया और शैलेश को घर दिखाने के बहाने बुला लिया। सर, ये है लिविंग रूम और सामने किचन है, आइए ना। मैंने पहले से ही पूरी तैयारी करके रखी थी। मनीषा शैलेश को लेकर जैसे ही उस घर में पहुंची, मैंने उसी रॉड से शैलेश को मारा जिस रॉड से मैंने समीर को मारा था। गड्ढा भी मैंने पहले से ही खोद के रखा था। शैलेश की लाश और वो आयरन रॉड मैंने वहीं पे दफना दी। ऊपर से सीमेंट लगाया और मजदूरों को बोल के उस पर टाइल्स लगवा दी। मैं आधी रात को मनीषा के घर पहुंचा, फिर बाहर से उसे लॉक कर दिया ताकि उस पर कोई शक न करे, और छुपते हुए वहां से निकल गया। सब्र संतोष कम में गुजारा, ये सारी बातें शायद आज आउट ऑफ फैशन हैं, और अक्सर पैसे की चमक इन सब बातों को फीका साबित कर देती है। और शायद यही वजह है कि सैकड़ों लोग अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर रहने को मजबूर हैं, सिर्फ एक ही चाह में कि उनके घर वालों को बेहतर जिंदगी मिले। लेकिन अक्सर इसमें सांसारिक सुख तो मिल जाता है, पर बाकी जरूरतों की अनदेखी हो जाती है। शादी ब्याह परिवार त्योहार सब चीजों से दूर बस पैसा कमाने की मजबूरी रह जाती है, जो कई बार जन्म देती है उन समस्याओं को जो इंसान को ना चाहते हुए भी जुर्म की तरफ धकेल देती है। और ऐसा ही कुछ हुआ शैलेश और मनीषा की जिंदगी में। शैलेश कुवैत में अपने परिवार के प्यार के लिए तरसता रहा, और यहाँ मनीषा ने अपनी जरूरत के लिए कुछ और ही रास्ते चुन लिए, और इस सब की सजा मिली उस मासूम बच्ची रिया को जिसकी कोई गलती नहीं थी, और आज वो बिना माँ बाप के जीने को मजबूर है। मनीषा और हारून को शैलेश और समीर के कत्ल में आईपीसी की धारा 302 और 304 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, और रिया को सरकारी अनाथालय में भेज दिया गया है। जरूरी है कि इंसान जरूरत और लालसा में फर्क समझे, तभी वो जुर्म और अनहोनी से दूर रह सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।